हेलो एवरीवन। आज हम कंटिजेंसी एनालिसिस देखते हैं। ठीक, कंटिजेंसी एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या होता है उस एनालिसिस के अंदर, हम वो देखते हैं। ठीक, जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा पावर सिस्टम किस टाइप का होता है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम होता है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम होता है, साथ ही साथ हमने कई सालों में देखा है कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि ब्लैकआउट्स हुए हैं। तो हम क्या चाहते होते हैं कि हमारा पावर सिस्टम जो रहे वो सिक्योर रहे, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो रिलायबल रहना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो रिलायबल होने के लिए पावर सिस्टम को क्या जरूरत है कि पावर जनरेशन, जब ब्लैकआउट हो रहा है मतलब क्या, पावर सप्लाई नहीं हो रही है, वोल्टेज जो जा रहा है वो बिलो स्टेबिलिटी लिमिट जा रहा है और फाइनली वोल्टेज कोलैप्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा पावर जनरेशन जो है वो पावर डिमांड को मीट नहीं कर पाता। तो हम क्या चाहते हैं कि एडिक्वेट पावर जनरेशन हो हमारे सिस्टम पे, जिससे कि वो डिमांड को या लोड को रिलायबली सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो हमारा जो पावर सिस्टम होता है, मोस्ट ऑफ द पावर सिस्टम जो रहता है हमारा, वो रिडंडेंट होता है। ठीक है, ताकि क्या हुआ, अगर रिडंडेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि यदि सिस्टम में पैरेलल होना, मतलब क्या हुआ, यदि आपकी एक लाइन फेल हो जाती है या एक सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो उसका बैकअप सिस्टम काम करने लगता है। तो सफिशिएंट रिडंडेंसी होने के कारण से क्या होता है, रिलायबिलिटी हमारे सिस्टम की अच्छी होती है। ठीक है, तो सिस्टम में दो प्रकार के फेलियर होते हैं मेनली। अभी तक हमने बात की थी, पहले भी हम सुन चुके हैं। दो फेलियर्स होते हैं सिस्टम में हमारे। वो दो फेलियर्स कौन कौन से होते हैं? या तो लाइन आउटेज हो सकता है या जनरेटर आउटेज हो सकता है, या तो कोई यूनिट फेल हो सकती है या तो लाइन फेल हो सकती है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के लिए हम एक 5 बस सिस्टम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जहां पर दो जनरेटिंग यूनिट है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये बस सिस्टम है, 5 बस सिस्टम है, जिसमें कि दो जनरेटिंग यूनिट है। जनरेटिंग यूनिट कौन कौन सी है? बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2 आपकी जो है वो जनरेटिंग यूनिट है। बस नंबर 3, बस नंबर 4 एंड बस नंबर 5 ये आपकी जो है, आप किस टाइप की बसेस है? ये आपकी लोड बसेस है। ठीक है, जनरेटर 1 आपकी स्लैक बस है। ठीक है, जनरेटर 2 जो है वो पीवी बस है, और बाकी की तीन जो है आपकी वो पीक्यू बस है। ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ बसेस आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, तो इस 5 बस सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ सभी बसेस का वोल्टेज मेंशन किया हुआ है। बस नंबर 1 का वोल्टेज है 1.06 एंगल 0 डिग्री। बस नंबर 2 का जो वोल्टेज है वो 1.0474 एंगल -2.8 डिग्री। इस तरह से सारी बसेस का वोल्टेज मेंशन है। साथ ही साथ पावर फ्लो भी इसमें मेंशन किया हुआ है, रियल पावर फ्लो एंड रिएक्टिव पावर, और पावर इंजेक्शंस भी इसमें मेंशन किए हुए हैं कि पावर इंजेक्शन कौन सी बस में कितना हो रहा है, वो विद डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है। पावर जनरेशन या पावर जो फ्लो है वो आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक, तो अब यदि हम आउटेज की बात करते हैं तो लाइन आउटेज और जनरेटिंग यूनिट आउटेज, इन दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमेशा लाइन आउटेज होता है। क्यों लाइन आउटेज होता है? क्योंकि लाइन आउटेज होने के कारण से सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? इस तरह से चेंज हो जाता है कि फॉर एग्जांपल इस ये जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है, अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 और सॉरी बस नंबर 2 और बस नंबर 4, इनके बीच पे जो लाइन कनेक्टेड है वो यदि आउटेज हो जाता है, लाइन आउटेज हो जाता है उसका, बस नंबर 2 टू बस नंबर 4। अभी लाइन आउटेज होने के पहले, बस नंबर 2 से बस नंबर 3 पे जो लाइन कनेक्ट हो रही है, वहां का पावर क्या है? फ्लो ऑफ पावर कितना है? रियल पावर फ्लो कितना है? 24.7 मेगावाट है, और साथ ही साथ रिएक्टिव पावर फ्लो कितना है? वो है 3.6 MVAR है। ठीक है, ये कब की स्थिति है? प्री आउटेज या प्री कंटिजेंसी, लाइन आउटेज होने के पहले की बात है। पहले की बात यह है कि 2 to 3, बस नंबर 2 से बस नंबर 3 में जो लाइन कनेक्ट हो रही है उसमें पावर फ्लो इतना हो रहा है जितना मैंने अभी बताया। मान लेते हैं हम कि अब क्या हो गया है सिस्टम में, बस नंबर 2 से बस नंबर 4 को जो लाइन कनेक्ट हो रही है वो आउटेज हो गया है उसका। ठीक है, वो आउटेज होने के कारण से अब क्या होगा, अब बस नंबर 2 से बस नंबर 3 में जो लाइन कनेक्ट हो रही है उसका पावर फ्लो बढ़ जाता है। मतलब उसमें रियल पावर फ्लो अब कितना हो गया है? 37.5 मेगावाट हो चुका है, और रिएक्टिव पावर फ्लो हो चुका है 7.3 MVAR। ठीक, तो इसका मतलब रियल पावर फ्लो एंड रिएक्टिव पावर फ्लो चेंज हो जाता है जब यदि आपका कोई भी लाइन आउटेज होता है। तो दूसरे जो लाइंस है उनपे पावर फ्लो, जो पहले पावर फ्लो हो रहा था 2 से 4 तक में, वो चूंकि लाइन हट चुकी है, तो अब वो जो पावर फ्लो होगा वो कहाँ होगा? वो दूसरी लाइन से पावर फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 2% का चेंज आ जाता है। तो इस तरह से पावर फ्लो आपका चेंज हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वोल्टेज भी आपके चेंज हो जाते हैं। वोल्टेज और फेज एंगल जो है ना, वो भी आपके सिस्टम के चेंज हो जाते हैं। वो कैसे? यदि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बस नंबर 4 का वोल्टेज बिफोर
लाइन आउटेज कितना था 1.0236 एंगल माइनस 5.3 डिग्रीज, जबकि लाइन आउटेज 2 to 4 बस नंबर की जो लाइन है यदि वो आउट हो जाती है तो अब वोल्टेज कितना हो जाता है सिस्टम का, बस नंबर 4 का 1.0068 और एंगल माइनस 6.6 डिग्रीज। इसका मतलब लगभग 2% कम हो जाता है सिस्टम बस नंबर 4 का वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं, पावर फ्लो जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, लाइन के आसपास की जो लाइन होती है उसमें भी पावर की जो कैपेसिटी लिमिट होती है वो बढ़ जाती है। पावर इस प्रकार से जो पावर ट्रांसफर हो रहा होता है, पावर शेयरिंग जो हो रही होती है, जो लाइन से पावर फ्लो हो रही होती है वो चेंज हो जाती है, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर फ्लो जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये तो हमने एग्जांपल लिया जब लाइन नंबर 2 बस नंबर 2 से बस नंबर 4 की लाइन हमारी आउटेज हो जाती है। मान लीजिए बस नंबर 2 से बस नंबर 5 को जो लाइन कनेक्ट हो रही है अब उसका आउटेज होता है। ठीक है, तो पहले आउटेज होने के पहले की बात यदि हम करते हैं तो क्या हो रहा था, उस समय पावर फ्लो कितना हो रहा था, तो यदि 2 to 5 वाली लाइन यदि आपकी आउट हो जाती है तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं सिस्टम में, सिस्टम में चेंजेस ये आएंगे कि बस नंबर 5 का जो वोल्टेज था वो बिफोर कंटिन्यूसी या बिफोर लाइन आउटेज क्या था 1.0179 एंगल माइनस 62 डिग्रीज, जबकि जैसे ही 2 to 5 वाली लाइन आउटेज हो जाती है उस समय अब बस नंबर 5 का वोल्टेज क्या हो जाता है 0.8994 एंगल माइनस 16.3 डिग्री। इसका मतलब लगभग 10% का जो है वोल्टेज कम हो जाता है, लगभग 10%। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लिमिट वायलेट हो रही है। इसका मतलब सिस्टम में काफी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हम लाइन आउटेज की बात करें या फिर हम जनरेटिंग यूनिट आउटेज की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है उसका लाइन आउटेज ना होते हुए अब क्या हुआ है, जनरेटर आउट हुआ है। यदि कोई एक आध जनरेटर आपकी यूनिट जो है वो फेल हो जाती है, आउटेज हो जाता है उसका, तो फिर क्या चेंजेस हो जाते हैं, तो चेंजेस ये हो जाते हैं कि अभी चूंकि ये सिस्टम हमने जो कंसिडर किया है इसमें क्या हो रहा है, हमारा 5 बस सिस्टम है। 5 बस सिस्टम है तो इसमें क्या हो रहा है, 2 जनरेटर बस है और बाकी की 3 जो है आपकी वो लोड बसेस हैं। तो इसका मतलब जो 3 लोड बसेस हैं उनकी जो लोड डिमांड है वो कौन सेटिस्फाई करा रहा है, बस नंबर 1 पे कनेक्टेड जो जनरेटर है वो, और साथ में बस नंबर 2 पे जो जनरेटर कनेक्टेड है वो, ये दोनों मिलके जो 3 बसेस की जो लोड डिमांड है उनको सेटिस्फाई करा रहा है। अब सडनली क्या हो चुका है कि बस नंबर 2 का जो जनरेटर है वो फेल हो गया। बस नंबर 2 का जनरेटर फेल होने के कारण से अब जो तीनों बसेस की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई कौन करा रहा है, अकेला जनरेटर बस नंबर 1 का जनरेटर। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल होता जहां पे 4 जनरेटर होते और एक जनरेटिंग यूनिट आउट हो जाती, आउटेज हो जाता एक यूनिट का, तो क्या होता, तो वो जो अगर जितनी भी लोड बसेस उन 4 जनरेटिंग सिस्टम में के साथ में कनेक्टेड है उस यूनिट्स के साथ में कनेक्टेड है और एक यूनिट फेल हो गई तो बाकी के 3 जनरेटर्स जो है वो बाकी के लोड डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कराते, मतलब 3 में वो इक्वली अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता। चूंकि यहाँ 2 जनरेटिंग बस है, 2 जनरेटिंग यूनिट्स है, इसका मतलब एक फेल हो जाने के बाद पूरा का पूरा लोड जो रहेगा वो पूरा जनरेटर 1 पे आ जाता है। जनरेटर 1 सारी लोड डिमांड को सेटिस्फाई करवाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो एनालाइज किया जाता है, कंटिजेंसी का एनालिसिस किया जाता है और आउटेज होने के बाद में क्या क्या संभावनाएं बनती है, लाइन फ्लो क्या चेंजेस होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है 1 बाय 1। पहले हम देखते हैं लाइन आउटेज के बाद में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं सिस्टम में, कहाँ पे वायलेशन हो रही लिमिट्स वो हम देखते हैं, उनकी सिवियरिटी देखते हैं। बाद में हम ये भी देखते हैं कि यदि कोई यूनिट फेल हो जाती है तब सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितना ओवरलोडिंग होती है, कोई लाइन ओवरलोड हो रही है, कोई लिमिट्स वायलेट हो रही है, स्टेबिलिटी के बाहर जा रहा है, हम वो सब चीजें एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिजेंसी एनालिसिस। उसको करने के लिए हम डीसी लोड फ्लो मेथड को भी यूज करते हैं और एसी लोड फ्लो मेथड को भी यूज करते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम ये जो प्रोसीजर हमने देखा, ये जो हमने सॉल्व किया है, कंटिजेंसी एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखा, इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को यदि आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं सिस्टम मॉडल को। ठीक है, और एक एन जो इटरेशन जैसा अगर हम लेते हैं, एन नंबर ऑफ यूनिट है एक्चुअली, एन आपकी नंबर, जैसे मान लीजिए 5 बस सिस्टम है तो उसमें 2 जनरेटिंग यूनिट है तो 2 आपका यूनिट है। ठीक है, एन क्या है, एन इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे इस केस में। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट 2 है, इसलिए यहाँ पे इस केस में अब जो हमने प्रीवियस कंसिडर किया था इसलिए हम एन इक्वल्स टू 2 बोल रहे हैं। अदरवाइज एक जनरलाइज यदि हमको कंसिडर करना है तो हम एन इक्वल्स टू 1 सेट करते हैं इनिशियली, उसके बाद में हम देखते हैं nth यूनिट का आउटेज को सिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके आउटेज को सिमुलेट करने के बाद में हम चेक करते हैं कि क्या कोई लिमिट्स जो है वो वायलेट हो रही है। यदि लिमिट्स वायलेट हो रही हैं तो हमें अलार्म मिल जाए। ठीक है, अलार्म मिल जाए, उसके बाद में देखें कि बस वोल्टेजेस जो है क्या वो रेंज के बाहर है। पहले हमने क्या चेक करवाया,
फ्लो लिमिट मतलब पावर की जो पावर फ्लो लिमिट्स है वो यदि वायलेट हो रही है तो हमें अलार्म मिल जाए। से नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, अलार्म मिलने के बाद में या नहीं भी होता है, नहीं भी वायलेट हो रही है, तो नेक्स्ट हमने क्या चेक करवाया, नेक्स्ट हमने चेक करवाया कि वोल्टेज जो है हमारे वो लिमिट में है या नहीं है, बस वोल्टेजेस जो है वो विद इन रेंज है या नहीं है। यदि है, वोल्टेज को वायलेट नहीं हो रहा है, वोल्टेज लिमिट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, तो आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। और यदि वायलेशन हो रहा है तो क्या करेगा, फिर से हमको अलार्म मिल जाएगा। अलार्म मिलने के बाद में हम फिर देखेंगे वापस सारी यूनिट्स कंसिडरेशन में आ चुकी है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, यदि नहीं आई है तो एन में इंक्रीमेंट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम जाएंगे, फिर nth यूनिट के लिए जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है n+1 वाली, उसके लिए हम आउटेज को सिमुलेट करेंगे। देन फिर से हम फ्लो चेक करेंगे, पावर फ्लो लिमिट्स को चेक करेंगे क्या लिमिट्स वायलेट हो रही है, यदि हो रही हो तो अलार्म मिले, और नेक्स्ट हम वोल्टेज चेक करेंगे और इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, जब सारी यूनिट्स हमारी कंसिडर हो जाती है उसके बाद की बात देखते हैं। सारी यूनिट्स जब कंसिडर हो गई है उसके बाद हम चेक करते हैं, एक i = 1 सेट करते हैं। i क्या है हमारा, i नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लाइंस हमारे सिस्टम में है वो हमारा टोटल आई उसका टोटल वहां तक जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितनी रहेंगी, मान लीजिए m लाइंस है तो आई आपका बढ़ के i = 1 2 3 अप टू m जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने i = 1 इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद में हमने क्या किया, ith लाइन का आउटेज को सिमुलेट किया। उसको सिमुलेट करने के बाद में हमने चेक किया कि क्या पावर फ्लो लिमिट वायलेट हो रही है। यदि पावर फ्लो लिमिट वायलेट हो रही है तो क्या होगा, हमें अलार्म मिल जाए। और यदि नहीं भी हो रही है तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि कोई वोल्टेज जो है, बस वोल्टेज जो है वो रेंज के बाहर जा रही है, क्या लिमिट में नहीं है, क्या वायलेशन हो रहा है। यदि वायलेशन हो रहा है तो हमें अलार्म मिल जाए और आगे फिर प्रोसीड करते हैं। यदि नहीं भी हो रहा है वायलेशन तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि सारी यूनिट्स सारी जो लाइंस है वो कंसिडरेशन में आ चुकी है। सारी लाइन यदि कंसिडरेशन में आ चुकी है तो हम एंड कर देंगे प्रोसेस को, हमारा कंटिजेंसी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज सारी कंसिडर नहीं हुई है तो आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से आई पर्टिकुलर i+1 लाइन के लिए आउटेज को इवेल्युएट करेंगे, सिमुलेट करेंगे। उसके बाद में लाइन फ्लो चेक करेंगे, क्या वो लिमिट वायलेट हो रही है। यदि हो रही है तो हमें अलार्म मिल जाए, यदि नहीं भी हो रही है तो नेक्स्ट हम वोल्टेज वायलेशन को चेक करेंगे। इस तरह से हम प्रोसीड करते हुए कंटिजेंसी एनालिसिस को कंप्लीट करें।